वैसे तो इस गाड़ी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट जब पैदा हो रहा था, तब से लेकर अब तक ये इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। और सिर्फ अवेलेबल नहीं है, सालों तक इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज से 42 साल पहले 1983 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था मारुति 800 के नाम से। और इन 42 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। ये गाड़ी जो सदियों तक बेस्ट सेलिंग कार बनी रही, वो पिछले 5 सालों से बेस्ट सेलिंग कार नहीं है। पिछले कुछ महीनों से टॉप 10 सेलिंग कार्स में भी इसका नाम नहीं आता, और पिछले 2 महीनों से तो टॉप 25 सेलिंग कार्स में भी इसका नाम नहीं आ पा रहा। जिस गाड़ी की हर महीने 22,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिका करती थी, उस गाड़ी की पिछले महीने जून में सिर्फ 5,045 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस गाड़ी ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद की है। इसलिए इस गाड़ी के बारे में कुछ जरूरी बातें जानना तो बनता है बॉस। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको ऐसे 10 फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद आपको अब तक ना पता हो। पहला फैक्ट है कि 70s और 80s में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत कम गाड़ियां अवेलेबल थी। कंपटीशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्लान करने की कोशिश कर रही थी कि कोई एक छोटी और एडवांस्ड गाड़ी यहां पर बनाई जाए ताकि ऑटोमोबाइल मार्केट ग्रो कर सके। लेकिन दिक्कतें और रुकावटें खत्म हो तब ना। संजय गांधी जी ने इस ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन अफसोस 1980 में एक हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके ठीक एक साल बाद 1981 में संजय गांधी जी की मदर इंदिरा गांधी जी ने मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी बनाकर अपने बेटे के सपने को पूरा किया, जिसके अगले ही साल 1982 में यह कंपनी जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर साइन करती है। यह सिर्फ एक साइन नहीं था, यह पूरे के पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का चेहरा बदलने की शुरुआत थी। दूसरा फैक्ट यह है कि अगले ही साल 1983 में मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी कंपनी मिलकर अपना पहला प्रोडक्ट मारुति 800 लॉन्च करते हैं। यह गाड़ी लॉन्च होने के पहले ही इतनी तबाही मचा चुकी थी कि कंपनी ने यह फैसला लिया था कि हम लक्की ड्रॉ के तहत गाड़ियां डिलीवर करेंगे। 14 दिसंबर 1983 को लक्की ड्रॉ के तहत मिस्टर हरपाल सिंह जी को सबसे पहली मारुति 800 की चाबियां पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा सौंपी गई थी। लेकिन गजब की बात यह है कि जिन लोगों को लक्की ड्रॉ के तहत ये गाड़ियां डिलीवर की गई थी, वो मेड इन इंडिया नहीं थी, जापान से बनकर आई थी, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स थी। आप ये कह सकते हो कि हरपाल सिंह जी के घर पर जो मारुति 800 खड़ी है वो इंपोर्टेड है। इतना ही नहीं है, इस गाड़ी के जो भी कंपोनेंट्स इंडिया में अवेलेबल थे सभी इंपोर्टेड थे। तीसरा फैक्ट है, इस गाड़ी के लॉन्च होने के पहले इंडिया में जितनी भी गाड़ियां अवेलेबल थी सभी रियर व्हील ड्राइव थी, मतलब कि उनके पीछे के टायर्स में पावर थी। इसीलिए यह गाड़ी इंडिया की पहली फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी बनी। 269 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से इस गाड़ी को बनाया गया था और महज 47,500 रुपीज में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। 800 सीसी का इंजन मिलता था जो 39.5 बीएचपी की पावर और 58 एनएम का टॉर्क जनरेट करता था। 25.95 केएमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता था। इस गाड़ी का वजन सिर्फ 620 से 655 किलोग्राम था। इतनी हल्की होने की वजह से इस गाड़ी को चलाना काफी आसान था और मजा भी आता था। यह गाड़ी बनाई तो स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए गई थी, लेकिन यह पहले से ही सुजुकी फ्रंट SS80 के ऊपर बेस्ड थी। शुरुआत में इस गाड़ी में एसी नहीं मिलता था। 1984 में एसी वाले वेरिएंट को 70,000 रुपीज में लॉन्च किया गया था। चौथा फैक्ट, यह गाड़ी अपने आप में सेलिब्रिटी थी, इसलिए इस गाड़ी को खरीदकर हर कोई खुद सेलिब्रिटी बनना चाहता था। इस गाड़ी को चलाने वाला कॉलोनी का हीरो, ऑफिस का सबसे महंगा आदमी माना जाता था। अगर मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं तो क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर की सबसे पहली गाड़ी मारुति 800 ही थी, ब्लू कलर की, जो उनके घर पर आज भी देखी जा सकती है। शाहरुख खान ने भी दिल्ली से मारुति 800 को खरीदा था और उसी से ही मुंबई गए थे, ऐसा कहा जाता है। इस गाड़ी की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि 3 साल के वेटिंग पीरियड में यह गाड़ी बिक रही थी। लोग 50,000 की गाड़ी के लिए 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार थे। कई सारे लोग तो इस गाड़ी को ब्लैक में बेच रहे थे और 40% तक कमीशन कमा रहे थे। 3 साल तक का वेटिंग पीरियड होने के पीछे वजह सिर्फ 2 थी कि कंपटीशन नहीं था मार्केट में। सिर्फ हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसी गाड़ियां थी जो इसको कंपटीशन देती थी, और दोनों ही आउटडेटेड हो चुकी थी। ये एक मॉडर्न कार के तौर पे लॉन्च हुई थी। दूसरी वजह यह थी कि मारुति के पास उस समय प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी कम थी। इतनी कम थी कि 1984 में एक साल में ये लोग सिर्फ 20,000 गाड़ियां ही बना पाते थे। इनको 800 मिनट लगते थे एक गाड़ी तैयार करने के लिए। हालांकि 1988 तक आते आते ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 40,000 हो गई थी, लेकिन डिमांड लाखों में थी और प्रोडक्शन हजारों में, जिस वजह से वेटिंग पीरियड बढ़ता ही चला गया। पांचवा फैक्ट ये है कि 21 सालों तक
21 ईयर्स तक ये गाड़ी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की बेस्ट सेलिंग कार रही है। हिंदुस्तान एम्बेसडर के बाद ये गाड़ी लार्जेस्ट प्रोडक्शन कार है। 31 सालों तक 31 ईयर्स तक इस गाड़ी को इंडिया में बनाया गया है। इतने लंबे समय तक मार्केट पर एक तरफा राज किया है तो कुछ ना कुछ विशेषताएं तो रही होंगी। जैसे कि अगर ये गाड़ी खराब हो जाती है तो कोई भी मैकेनिक एक रेंच और स्क्रू ड्राइवर से इस गाड़ी को खोलकर सही कर देता था। इस गाड़ी का मेंटेनेंस और उस समय पर आने वाले टू व्हीलर्स का मेंटेनेंस लगभग बराबर ही था। देखने में यह गाड़ी दूसरी गाड़ियों से छोटी थी, लेकिन अंदर 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते थे और डिग्गी में अच्छा खासा सामान भी रख सकते थे। उस समय पर आने वाले कैसेट प्लेयर और एसी जैसे प्रीमियम फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाया करते थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसेट प्लेयर और एसी कैसे प्रीमियम फीचर हो सकते हैं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। अगर आपको पैसेंजर साइड का ओआरवीएम चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, क्योंकि वो एक प्रीमियम फीचर माना जाता था। इस गाड़ी की दीवानगी कुछ इस कदर थी कि कुछ लोगों ने इस गाड़ी की छत कटवा के हटवा दी थी और कन्वर्टेबल बना के इसे चलाते थे। तरह तरह के मॉडिफिकेशन लोगों ने इस गाड़ी के साथ किए हैं ताकि मेरी 800 तेरी 800 से अलग लगे। गजब की बात यह है कि इस गाड़ी की 2.87 मिलियन यूनिट्स को बनाया गया था, जिसमें से 2.66 मिलियन यूनिट्स तो बिक गई, बाकी कहां है पता नहीं। छठवां फैक्ट है कि मारुति इस गाड़ी को ना सिर्फ इंडिया में दूसरे देशों में भी बेचने लगा था, लेकिन वहां पर सुजुकी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अकेले मारुति गाड़ी बेचती थी। जहां तक कि उस गाड़ी के ब्रोशर में सुजुकी का नाम हटा के सिर्फ मारुति का नाम लिखा दिखता था। 1993 में सुजुकी को जो रॉयल्टी मिल रही थी इस गाड़ी से वो खत्म होने वाली थी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो सुजुकी और मारुति की पार्टनरशिप खत्म होने वाली थी, लेकिन दोनों ही कंपनीज ने कॉम्प्रोमाइज किया और छोटी रॉयल्टी के बदले सुजुकी ने इस गाड़ी में रेलिवेंट चेंजेस, ताकि मार्केट में ये एक्टिव बनी रहे, करने के लिए ये डील एक्सेप्ट कर ली। जिसके बाद 1997 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया, जिसमें नए हेडलैम्प्स थे, आगे पीछे के बम्पर को रीडिजाइन कर दिया गया था, नया डैशबोर्ड था, नया स्टीयरिंग व्हील था। और एक और बड़ा चेंज था वो ये कि अभी तक इस गाड़ी के ऊपर मारुति का लोगो लगा होता था, लेकिन इस फेसलिफ्ट के बाद सुजुकी का लोगो लगाने लगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के मेंबर डॉक्टर कमल सोई ने 2016 में एक रिसर्च डेटा पब्लिश किया था, जिसमें यह बताया गया था कि करीब 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है उन एक्सीडेंट्स की वजह से जिसमें मारुति 800 इन्वॉल्व थी। और यह सिर्फ वो डेटा है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज हुई एफआईआर से लिया गया है। अगर किसी एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो वो इस डेटा में नहीं है। इस फैक्ट को अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगा। आठवां फैक्ट है जो मारुति के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन 800 के लिए नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि सन 2000 में मारुति ने ऑल्टो को लॉन्च करा, जो बिल्कुल हूबहू 800 जैसी ही लगती थी, और मारुति ने भी पूरी कोशिश करी ऑल्टो को नेक्स्ट जनरेशन 800 बनाने की। इसी साल मारुति ने एक और चीज की थी, वो ये कि मारुति 800 में एक नया तरह का इंजन देने लगे थे जो ज्यादा पावर जनरेट करता था, 47 bhp की, और 62 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इस इंजन का नाम था F8D MPFI। इस इंजन के साथ मारुति 800 की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो चुकी थी। इस इंजन और इस इंजन की परफॉर्मेंस की वजह से लोगों का ध्यान उस नई नवेली ऑल्टो के ऊपर जा ही नहीं रहा था। लोग बाग 800 ही खरीदना पसंद कर रहे थे, जिसके बाद मारुति ने मात्र 3 साल बाद ही 2003 में इस इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया। बस फिर क्या हो गया खेला, जो मारुति चाहती थी वही हुआ। इस इंजन के बंद करने के अगले साल ही 2004 में मारुति 800 नहीं, मारुति ऑल्टो बनी बेस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया। बस फिर क्या था, ऑल्टो ने धीरे धीरे मारुति 800 की पूरी जगह ले ली और लगातार 2020 तक बेस्ट सेलिंग कार बनी रही। आज की तारीख में ऑल्टो इंडिया की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसकी 5 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। नौवां फैक्ट, मारुति सुजुकी का ध्यान पूरी तरह से अब ऑल्टो के ऊपर आ चुका था। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने 2010 से BS4 अप्लाई करने की घोषणा कर दी थी। मारुति का बिल्कुल मन नहीं था 800 को अपग्रेड करने का। उसका मन था कि ऑल्टो को अपग्रेड करेंगे और 800 का प्रोडक्शन खत्म कर देंगे। 2010 तक आते आते मार्केट में सिर्फ ऑल्टो ही नहीं थी, मारुति जैन, एस्टिलो, ए स्टार और रिट्स जैसी गाड़ियां भी लॉन्च हो चुकी थी, जिस वजह से 800 के ऊपर अब किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। इस गाड़ी की बिक्री इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि अप्रैल 2009 से अप्रैल 2010 के बीच में इस गाड़ी की सिर्फ 33,028 यूनिट्स ही बिक पाई थी, जिस वजह से मारुति ने जल्दी ही इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया और कुछ साल बाद ही 2014 में इस गाड़ी को
खत्म कर दिया गया बनाना। 18 जनवरी 2014 को आखिरी 800 बनाई गई थी। 10वां फैक्ट है सेफ्टी से रिलेटेड। मारुति सुजुकी कंपनी अभी तक अपनी गाड़ियों में सेफ्टी को जितनी प्रायोरिटी देती आई है, ठीक उतनी ही प्रायोरिटी मैंने भी इस फैक्ट को दी है इस वीडियो में 10वें पॉइंट पर रखकर। जब मारुति 800 को लॉन्च किया गया था, इस गाड़ी में सेफ्टी के नाम पर सीट बेल्ट भी नहीं थी। 1987 से जब मारुति सुजुकी ने एक्सपोर्ट करना शुरू करा मारुति 800 को, तब जाकर इस गाड़ी में सीट बेल्ट लगना शुरू हुई थी, और वो सीट बेल्ट्स भी जापान से इंपोर्ट करके मंगाई जाती थी। हालांकि ये क्लियर कहीं भी नहीं हो पाया है कि जो एक्सपोर्ट करने वाले मॉडल्स थे सिर्फ उनमें ही सीट बेल्ट थी, या फिर इंडिया में जो 800 बेची जा रही थी उसमें भी सीट बेल्ट थी। अगर उस वक्त का कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा हो और उसे जानकारी हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। खैर, ये तो 80s और 90s की बात है, तब किसी भी गाड़ी में इतने सेफ्टी फीचर्स नहीं मिला करते थे। लेकिन अगर मैं 2013 की बात करूं तो उस वक्त भी मारुति अपनी गाड़ियों में सिंगल ड्राइवर एयरबैग देता था, वो भी एज अ ऑप्शन, और वो भी सिर्फ टॉप वेरिएंट में। ऑल्टो में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर क्या मिलता था वो मैं आपको बताता हूं। हेडलाइट लेवलिंग, ये सेफ्टी फीचर है। हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, इमोबिलाइजर, वाइपर एंड वॉशर, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, ट्यूबलेस टायर्स, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, और टॉप वेरिएंट में मिलने वाला सिंगल ड्राइवर एयरबैग, वो भी एज अ ऑप्शन। यही वजह है कि 2013 में लेटिन एनकैप ने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया था, जहां पर इसने 0 स्टार्स स्कोर किए। 2014 में ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया, वहां पर भी इसने 0 स्टार्स ही स्कोर किए। इंडियन गवर्नमेंट ने यह कंपलसरी किया कि गाड़ियों में डुअल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी जैसे फीचर्स होंगे ही होंगे। उसके बाद जाके ऑल्टो ने 2023 में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए। हालांकि अगर आज की ऑल्टो की बात करें जो कि नेक्स्ट जनरेशन 2022 है, तो उसमें भर भर के सेफ्टी फीचर्स मिलने लगे हैं। एबीएस, ईबीडी के साथ में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट प्रिटेंशन विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स तो हैं ही, और ये सभी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। अगर आज की ऑल्टो का क्रैश टेस्ट होता है तो जरूर ये 2 स्टार से बेहतर स्कोर कर लेगी। जिस वक्त इस गाड़ी में कुछ नहीं मिलता था, ना कंफर्ट के फीचर्स थे, ना सेफ्टी फीचर्स थे, तब ये दनादन बिकती थी, बेस्ट सेलिंग कार थी। और आज इस गाड़ी में भर भर के फीचर्स दिए जा रहे हैं, तो ये टॉप 25 की लिस्ट में भी नहीं आ पा रही है। आज की ऑल्टो की भी बिक्री ठीक उसी तरह से कम होती जा रही है जिस तरह से एक समय पर मारुति 800 की हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। इसकी बिक्री धीरे धीरे इतनी कम होती क्यों जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जिसके कमेंट में एग्जैक्ट रीजंस होंगे उसका कमेंट में पिन करूंगा और वो कमेंट टॉप पर आएगा वीडियो में। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। कल आँखों में थी, कल आँखों में थी, कल आँखों में थी, आज हाथों में है। मेरा सपना मेरी मारुति, मेरा सपना मेरी मारुति।